Welcome to our channel. Today we will learn about B part of sound chapter, which is natural, damped and forced vibration and condition of resonance for part B for 10th ICSE. So let us start. First of all, we will talk about what is the natural vibration. Natural vibration क्या होता है? तीन टर्म्स हैं. बेसिकली इफ यू विल अंडरस्टूड द टर्म्स, एवरीथिंग विल बी सो क्लियर. सो इनिशियली आई हैव टू टॉक अबाउट द टर्म्स. पहला है नेचुरल वाइब्रेशन क्या है, दूसरा है डैम्प्ड वाइब्रेशन और तीसरा है फोर्स्ड वाइब्रेशन. नेचुरल, डैम्प्ड एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन. नेचुरल वाइब्रेशन क्या है, जिसमें अगर हमने किसी बॉडी को लाइक ए पेंडुलम इज देयर और वो पेंडुलम को हमने सपोज एनी पेंडुलम इज देयर एंड दैट पेंडुलम इज प्लेस्ड इन वैक्यूम. सो अगर वैक्यूम में है तो उसका रेसिस्टिव फोर्स विल बी जीरो. रेसिस्टिव फोर्स जो एयर की वजह से होने वाला है वो नहीं होगा, बिकॉज इट इज प्लेस्ड, इट विल बी प्लेस्ड इन वैक्यूम इफ इट इज प्लेस्ड इन द वैक्यूम. ओके, तो रेसिस्टिव फोर्स जीरो नहीं होगा तो क्या करेगा, पेंडुलम ऑसिलेट करता रहेगा विद द कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, with the constant amplitude. So that kind of vibration is called natural vibration. Natural vibration. या इससे और एक बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा नेचुरल वाइब्रेशन का, है तो वही एग्जांपल ही. एज वी कैन टॉक कि लाइक आप और आपका कोई फ्रेंड, दोनों लोग गार्डन में हैं, किसी गार्डन में. इन दैट वन देयर इज अ स्विंग, झूला है और झूले पे बैठे हुए हैं. आपने उसको एक बार खींचा और छोड़ दिया, तो व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशन, वो झूला जो है चलता है और धीरे धीरे रुक जाता है. तो एज वी कैन से एम्पलीट्यूड ज्यादा है, बाद में ग्रेजुअली एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस ड्यू टू एयर रेसिस्टेंस एंड फ्रिक्शन between the rope and the rod with which rope has been tied. So अगर हम फ्रिक्शन को एज्यूम नहीं करें, if friction is going to be negligible and that swing is placed in vacuum, so that will swing with the constant amplitude. So that kind of vibration is called natural vibration. So natural vibration it is. Now second term we have to discuss, that is about the forced vibration. Forced vibration. अच्छा, natural vibration में I am talking again about the natural vibration. Natural vibration में amplitude will be constant. That will be constant. And then second is the damped vibration or damped oscillation. Damped vibration में क्या होगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि झूले पे आपका कोई फ्रेंड बैठा है, आपने उनको ऐसे पीछे खींचा और छोड़ दिया. तो व्हाट ऑब्जर्वेशंस वी कैन मेड, क्या होगा कि वो स्विंग जो है वो ग्रेजुअली इट्स एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज एंड फाइनली इट विल कम्स टू रेस्ट. दैट इज द एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन. सॉरी, नॉट फोर्स्ड, डैम्प्ड वाइब्रेशन. डैम्प्ड वाइब्रेशन, तो डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या हमारा ऑब्जर्वेशन है कि एम्पलीट्यूड पहले मैक्सिमम है, फिर वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा एंड डिक्रीज होगा. लाइक नॉर्मल भी अगर हम लोग बात करें, कोई पेंडुलम है, एक बॉब है, हमने यहां पे एक सस्पेंड करके ऐसे छोड़ दिया, अटैच करके छोड़ दिया, तो क्या होगा, it will oscillate, oscillate, oscillate and finally comes to rest because its amplitude gradually decreases. So that is an example of damped oscillation or damped vibration. Next एक और पार्ट है उसी से, अगर वही स्विंग जो गार्डन में है और आपका फ्रेंड बैठा है, उसको आपने एक बार खींचा और आपने छोड़ दिया और आप पीछे उसके खड़े हैं एंड यू आर अप्लाइंग एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, external periodic force.
सो व्हाट विल बी आवर ऑब्जर्वेशन, जितनी बार वो पीछे आए इक्वल फोर्स, सेम फोर्स आप अप्लाई कर दो, मीन्स यू आर पुशिंग, तो क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड विल बी कांस्टेंट. सो दैट काइंड ऑफ वाइब्रेशन is called what? Forced vibration. That is the forced vibration. And resonance क्या होता है? We will discuss about resonance later on. But I think so these all the three terms are clear. मैं अभी यही तीनों टर्म को एक ही एग्जांपल से सिंपल वे बता रहा हूं कि गार्डन में कोई स्विंग है, वो स्विंग अगर सपोज उसको हमने वहां पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया और जहां से अटैच है उसका फ्रिक्शन नेग्लिजिबल हो गया, फ्रिक्शन वी आर नॉट कंसिडरिंग एट ऑल, तो स्विंग को हमने एक बार खींचा और छोड़ दिया तो इट विल कंटिन्यू इन मोशन, इन वाइब्रेशन, सो इट्स एम्पलीट्यूड विल बी कांस्टेंट. उसका एम्पलीट्यूड हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. तो अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है एंड दैट body which is oscillating, which is performing oscillation or which is vibrating, that is placed in vacuum and amplitude is constant, so that will be, that kind of vibration in the body will be called natural vibration. और वही स्विंग अगर हमने वैक्यूम के जगह एयर में प्लेस कर दिया और एक बार खींच के छोड़ दिया तो उसका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली विल decrease and finally it will comes to rest. It means if the amplitude gradually decreases, then that will be an example of what? Damped oscillation or damped vibration. Damped vibration. Next, अगर वही स्विंग आप पीछे खड़े हैं और एक बार खींच के छोड़ा और जितनी बार वो आप तक आ रहा है, you are applying the external periodic force. So what will happen? That swing will oscillate, will vibrate with constant amplitude. That is an example of what? Forced vibration. So free vibration, natural vibration, damped vibration and forced vibration. Natural में it will oscillate with, दो चीजें याद रखनी है नेचुरल वाइब्रेशन के लिए, एक दैट होल सिस्टम इज केप्ट, विल शुड बी केप्ट इन वैक्यूम एंड फ्रिक्शनल फोर्स नेग्लिजिबल, देन बॉडी विल ऑसिलेट और वाइब्रेट विद द कांस्टेंट एम्पलीट्यूड. ये पहला हो गया. दूसरा, एज वी आर टॉकिंग अबाउट डैम्प्ड ऑसिलेशन और डैम्प्ड वाइब्रेशन, तो डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या होगा कि बॉडी को हमने, स्विंग को हमने खींच के छोड़ दिया और उसके बाद का जो ऑब्जर्वेशन है, तो एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीजेस ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन. एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन. एंड तीसरा है हमारा फोर्स्ड वाइब्रेशन, कि आप उसी स्विंग के झूले के पीछे खड़े हैं एंड यू आर अप्लाइंग एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, तो क्या होगा? उसका एम्पलीट्यूड विल बी कांस्टेंट. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन. सो वन बाय वन we will see the definitions and all the terms. So we can see natural vibration. The periodic vibration of a body in absence of any external force, no external force is there on it, are called the natural or free vibration. So in natural or free vibration, amplitude will be constant. In this case, what will happen? Amplitude always will be constant. Amplitude always will be constant. We have to remember it. Okay. And ये भी बताया कि in absence of any external force, no external force is applied. So we'll see. We can read these all the terms.
और भी टर्म्स रहेंगे वो मैं मेंशन करूंगा. इफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड slightly it is not suspended, it is displaced slightly from its mean position, it start vibrating with its natural frequency, which is determined by the length of the pendulum and acceleration due to gravity g at that place. तो frequency का फार्मूला क्या है? F is equals to 1 upon 2 pi root of L by G. Terms must be clear. F is the frequency, G is the acceleration due to gravity, L is the length. Sorry, it is the frequency. I was talking about the time period. As the time period is 2 pi root of L by G, and frequency is the reciprocal of that. So as we can say, as the time period depend on the length of the pendulum and depend on the acceleration due to gravity. So this is the formula for the frequency. Second, a load suspended from a spring when stretched and then released starts vibrating with its natural frequency. Its frequency is determined by the hardness of the spring and the mass m. F in this case we have 1 by 2 pi root of k by m. K is the spring constant. K is the spring constant and small m is capital M by L, that is the mass per unit length. Okay, probably it is given only mass, no problem. Okay, M is the mass. M is the mass of spring. Next is when tuning fork is struck against the hard rubber pad, it vibrates with its natural frequency. When an air column in a flute or organ pipe is made to vibrate, it vibrates with its natural frequency, which is inversely proportional to the length of air column. F is inversely proportional to L. In fact, it is इसका पूरा जो फार्मूला है, that is F is equals to 1 by 2L root of T by M. So we can say frequency is inversely proportional to length and frequency is directly proportional to root of T, and frequency is inversely proportional to linear density or mass per unit length. M is the mass per unit length. Okay. Next part is organ pipe. Organ pipe with one end closed. The frequencies of different notes are in the ratios of 1:3:5. It is with the one end closed. If it is open at both ends, we can write for organ pipe open at both ends. I can write for organ pipe open at both ends. Open at both ends will have the frequencies in the ratio. So F1 is to F2 is to F3 is to Fn is to Fn. It will be 1 is to 2 is to 3 is to 4 is to 5 and so on. For n. Okay. Next part, the frequency of note produced by the string is stretched between end is given. ये फार्मूला ऑलरेडी हमने लिखा है. This formula it is in fact. F is 1 by 2L root of T by M. How it is going to be there, that I will tell you. Since F is 1 by 2L root of T by M. T is the tension in the string and M is the mass per unit length. I will write the terms. F is the frequency, L is the length of a string
length of a string, T is the tension in a string, tension in a string, and last is small m, which is capital M by L, that is mass per unit length, mass per unit length. This is the term, okay, per unit length. So these all the terms are there. So this part has been resolved from there. F is equals to 1 by 2L root of T by M. M is the mass per unit length. इसको हम लोग मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी वी कैन राइट, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. तो वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर इंटू व्हाट वी कैन से, लाइक स्ट्रिंग इज काइंड ऑफ सिलेंडर. तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. तो एच के जगह एल आ जाएगा, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर एल डाल सकते हैं हम लोग, राइट. सो फ्रॉम देयर दिस फार्मूला हैज कम. Next, as initially I have mentioned, in beginning I was mentioned this part कि in nature of natural vibration, in natural vibration, amplitude of the vibrating body always will be constant. So as we can say, vibration has started from here, it is being like this. So in every case, amplitude is this, amplitude is this, amplitude is this, this is amplitude, this is amplitude. So amplitude is constant, amplitude is constant. So displacement time graph for natural or free vibration in vacuum. I was mentioned already earlier कि जो नेचुरल वाइब्रेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो सकता है, वैक्यूम में. और उसमें भी दो कंडीशन और है, फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन और एनी टाइप ऑफ फ्रिक्शन शुड बी नेग्लिजिबल, नहीं होना चाहिए फ्रिक्शन एब्सेंट होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज डैम्प्ड वाइब्रेशन. डैम्प्ड वाइब्रेशन, ये डैम्प्ड वाइब्रेशन किसका एग्जांपल है, मैंने बताया कि आपका कोई फ्रेंड झूले पे बैठा है, आपने उसको एक बार खींच के छोड़ दिया, तो उसका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली विल डिक्रीज. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन. सो द पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी ऑफ डिक्रीजिंग amplitude gradually decreases and finally body comes to rest. So decreasing amplitude in presence of resistive force are called the damped vibration. In damped vibrations two forces act on the body. क्या, एक restoring force और दूसरा frictional force. Due to the surrounding medium, the amplitude of motion decreases, amplitude of motion gradually decreases due to frictional force. So we can see कि इनिशियली जब आपने अपने फ्रेंड को खींचा टिल द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन. सो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, दैट इज एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम. और बाद में क्या हो रहा है कि एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एंड फाइनली बॉडी कम्स टू रेस्ट. सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द डैम्प्ड vibration. Next part is examples of damped vibration. When a slim branch of a tree is pulled and then released, branch of tree is pulled and released, खींच के हम लोग छोड़ दे तो क्या करता है, that vibrate. ऐसा तो नहीं जिंदगी भर वाइब्रेट करता रहता है, right? After some time it comes to rest. So this is the example of damped vibration. Tuning fork when stroked on a rubber pad execute the damped vibration in air, because as we hit the tuning fork on the rubber pad, that start to vibrate, but after some time it comes to rest. Again amplitude gradually decreases. So again this is an example of damped vibration.
अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन एयर, पेंडुलम को हमने ऐसे सपोज पेंडुलम सस्पेंडेड है, उसका बॉब हमने रिलीज किया और छोड़ दिया, तो आफ्टर फ्यू मिनट्स वी विल सी इट कम्स टू रेस्ट, अगेन इट्स एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस ड्यू टू एयर रेसिस्टेंस एंड फ्रिक्शन विद द surface it has been tied or attached. The vibrations of a spring having a mass at its end in air are damped vibration. Okay, same reason. Now forced vibration, last part. Forced vibration का क्या एग्जांपल हमने दिया था कि आप गार्डन में है, आपका फ्रेंड है और आपने उसको पीछे रिलीज किया, खींचा और फिर रिलीज कर दिया, और फिर आप पीछे से एक्सटर्नल पीरियड, जितनी बार वो आपकी तरफ आता है, आप एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स यू आर अप्लाइंग, सो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा. सो फोर्स्ड वाइब्रेशन, द वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी which take place under the influence of external periodic force. This word is very important. Under the influence of external periodic force acting on it are called the forced vibration. So example you people have to remember कि forced vibration के लिए क्या हमें याद रखना है कि गार्डन में कोई फ्रेंड है, वो स्विंग पे बैठा है झूले पे, हमने उसको खींचा फिर छोड़ा एंड पीछे खड़े हैं, तो वी आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स. ओके, सो the body executing the force vibration is thus acted upon by three forces: restoring force, frictional force and external periodic force. Restoring force, frictional force and external periodic force. Now next part is the resonance. Resonance, very interesting term it is there, resonance. इनिशियली आई विल टेल यू अबाउट द रेजोनेंस, फिर हम लोग बात करेंगे. मैं रेजोनेंस बताने से पहले सिर्फ एक दो क्वेश्चन करने वाला हूँ, और उस क्वेश्चन को समझ के मतलब उसका आंसर हम लोग फाइंड आउट करते करते वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस. तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जब अर्थक्वेक आता है, व्हेन अर्थक्वेक कम्स, देन बिल्डिंग स्टार्ट टू ऑसिलेट एंड फ्यू बिल्डिंग कोलैप्स. कुछ बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, रीजन क्या है? तो हम सीधा सीधा बोलेंगे कि ड्यू टू अर्थक्वेक. नहीं, अर्थक्वेक की वजह से अगर बिल्डिंग कोलैप्स होती तो सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जानी चाहिए, एंड इवन मजबूत से मजबूत बिल्डिंग भी कोलैप्स होती है इन अर्थक्वेक. तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सर जो बिल्डिंग गिरी वो इट वॉज नॉट सो स्ट्रांग, वो मजबूत नहीं थी, उसका कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं था, दैट वी कांट से. अच्छा होगा तो भी कोलैप्स हो सकती है, बिकॉज एक सर्टेन कंडीशन है. अब मैं बात करूं कि जब अर्थक्वेक आता है, टर्म्स मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन. अर्थक्वेक आता है तो सबसे पहले अर्थ स्टार्ट टू वाइब्रेट, राइट, विद इट्स अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग क्या नाम देने वाले हैं, दैट इज द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी. ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, अर्थ का फ्रीक्वेंसी इज ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी. क्यों ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, दैट आई विल मेक इट क्लियर. नाउ अर्थ के ऊपर बिल्डिंग है, बिल्डिंग इज सिचुएटेड एट द अर्थ, सो एज अर्थ स्टार्ट टू वाइब्रेट, बिल्डिंग आल्सो विल स्टार्ट टू वाइब्रेट, देन इट विल स्टार्ट टू ऑसिलेट. ठीक है, अब अर्थ जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है दैट इज कॉल्ड इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी. अर्थ का फ्रीक्वेंसी कौन सा है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और बिल्डिंग का फ्रीक्वेंसी इज द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी. ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, व्हाई वी कॉल इट ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, बिकॉज ड्यू टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अर्थ बिल्डिंग वाइब्रेट्स. सो अर्थ का फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी because due to the frequency of the oscillation of building, earth building start to vibrate. नहीं तो पहले बिल्डिंग वाइब्रेट नहीं हो रही थी, पहले अर्थ स्टार्ट टू वाइब्रेट. सो अर्थ के फ्रीक्वेंसी की वजह से बिल्डिंग वाइब्रेट या ऑसिलेट होना स्टार्ट हुई.
तो अर्थ का फ्रीक्वेंसी विल बी कॉल्ड एज ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी एंड बिल्डिंग का फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और अगर एक स्पेसिफिक कंडीशन है, अगर अर्थ के वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी दैट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बिल्डिंग, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग का फ्रीक्वेंसी का, बिल्डिंग का ऑसिलेशन का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज द natural frequency of the building, if that will be equals to or that will match with the frequency of the earth, then earth will start to vibrate with maximum amplitude, hence building collapse. So condition है, वो हमें condition समझना है कि एक बॉडी का, अर्थ का जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, अगर वो बिल्डिंग के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया, सेम हो गया, देन बिल्डिंग विल स्टार्ट टू ऑसिलेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, हेंस मे कोलैप्स। और जिस फ्रीक्वेंसी पे ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी एट अ पर्टिकुलर कंडीशन, वो जो है जिस पे दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाता है, मैच कर जाता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड resonance. So this is the concept of resonance. तो resonance कब होगा? जब एक बॉडी का ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी विल बी सेम एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर वाइब्रेटिंग बॉडी, देन द बॉडी विल वाइब्रेट विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड वी विल से दैट कंडीशन, दैट phenomenon is called what? Resonance. So now we can read each and everything. Okay, one more interesting fact I will tell you about this, then we can read whatever is in the textbook or examples we can see. वो फैक्ट ये है कि आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि गांव में जब हम लोग जाते हैं तो गांव में हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग हमें बोलते हैं कि हमें स्पेशली इन समर सीजन कि हमें समर सीजन में किसी कुएं के पास नहीं जाना चाहिए, और वो भी आफ्टरनून के टाइम में, बिकॉज वो लोग डराते हैं हम लोग को कि यार उधर भूत या चुड़ैल होते हैं। तो आई डोंट नो दैट इज ट्रूथ और नॉट, दैट इज ट्रू और नॉट, बट वन कंसेप्ट इज गोइंग टू बी अप्लाइड, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। हाउ इट इज गोइंग टू बी अप्लाइड दैट आई विल टेल यू। कि जब कुआं है, कोई कुएं में पानी होता है, एंड इन समर सीजन दैट वाटर लेवल कम्स डाउन, लेवल ड्रॉप होता है उसका, तो एक सर्टेन लेवल आने के बाद, एक आप लोग पढ़ेंगे अबाउट एयर कॉलम का वाइब्रेशन, उसमें रेजोनेंस कैसे होता है, वी विल डिस्कस। तो एक सर्टेन लेवल आने के बाद वाटर उसमें जो है, और इफ एनी पर्सन इज गोइंग टू नियर द वेल, कुएं के पास जाता है, एंड द पर्सन इज मेकिंग प्रोड्यूसिंग साउंड, तो हर एक पर्सन का जो साउंड का फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग होता है। और अगर कभी इत्तेफाक से, बाय द वे, इंसिडेंटली, अगर उसका फ्रीक्वेंसी, द पर्सन हु इज नियर द वेल, दैट्स frequency of sound, if it becomes same as the frequency of vibration of water due to sound, so what will happen? A resonance will take place, and in that case loud and terrible sound can be heard. That is the concept of resonance. और ये सबके साथ नहीं होगा, बिकॉज हर एक पर्सन का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, तो एक पर्टिकुलर पर्सन का ही फ्रीक्वेंसी मैच होगा। तो इफ एनी पर्सन इज नॉट अवेयर विद दिस फैक्ट, तो बोलेगा कुएं में से कोई बोल रहा है, एंड ए टेरिबल साउंड इज गोइंग टू प्रोड्यूस फ्रॉम इनसाइड दैट वन, इट मीन्स इनसाइड द वेल देयर इज समबडी। तो कौन है? अभी इंसान तो हो नहीं सकता। सो ऐसे एजम्पशंस होते हैं, एंड द पीपल गेट स्कैर्ड विद दैट वन, और बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ओके, so this is also an example of resonance. So now we can see the resonance, everything I have mentioned. Resonance is a special case or condition of forced vibration when the frequency of the externally
applied periodic force on the body externally, frequency of the externally applied periodic force on the body is equal to its natural frequency. मैंने बोला था बिल्डिंग का नेचुरल फ्रीक्वेंसी is equals to external frequency of the external applied periodic force. यही सेम केस आप यहां से भी सोच सकते हैं कि जो आपका कोई फ्रेंड है वो गार्डन में है और आप उसको खींचने के बाद छोड़ दिया है एंड एवरी टाइम यू आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, तो क्या होगा, अगर उसके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी आपके जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो गया तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम रहता है. So this is the condition, again the condition of resonance. Okay. The body radially begins to vibrate with the increased amplitude. This phenomena is known as the resonance. The vibrations of large amplitude is called the resonant vibrations. Condition for resonance already I mentioned. Resonance occurs only when applied force causes force vibration in the body and the frequency of applied force is exactly equal to the natural frequency of the vibrating body. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि this is any support and from here different pendulums or bob we have attached with the string, rubber string. So as we start to vibrate, हमने एक को खींच के छोड़ दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से इसमें भी वाइब्रेशन होगा, जिसका लेंथ सेम है उसमें वाइब्रेशन होगा. सो दिस इज आल्सो एग्जाम. अच्छा, एक को हमने वी सेट दिस ए टू वाइब्रेट बट वी आर नॉट टचिंग बी सी डी. सो ड्यू टू दिस वन व्हाट हैपेंस, आफ्टर सम टाइम दिस विल स्टार्ट टू oscillate with the maximum amplitude due to resonance. Here also in second diagram this is the resonance tube. So water हम लोग यहाँ पे क्या रखा है, we have a tuning fork over here. As we put the tuning fork over here, we hit the tuning fork on the rubber pad, so due to that it start to vibrate, and vibrating tuning fork we are going to keep over here. So due to vibration of this frequency with the frequency, water also start to vibrate at a certain level. At a certain level of water also will start to vibrate, and if the frequency of this tuning fork becomes equals to the frequency of vibrating water surface, so due to that loud sound can be heard. वो कुएं वाला जो example है, कुएं का भूत या चुड़ैल जो मैंने बताया, it is the example of that one only. Now some examples of resonance. Resonance in radio and TV receivers. रेडियो या टीवी रिसीवर में एक फ्रीक्वेंसी है, ये आप लोग के लिए नहीं है बट आई विल टेल यू. फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है F इज इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट ऑफ L बाई जी, सॉरी 1/रूट ऑफ LC, 1/2 पाई रूट ऑफ LC, 1/2 पाई रूट ऑफ LC. Okay, root of LC. So this is the formula. L is the inductor and C is the capacitor. तो जो हमारा टीवी एंड रेडियो रिसीवर होता है उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर होता है. तो एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ रिसीवर जब हम उसको ट्यून करते हैं तो हम एक ये फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं या क्रिएट करते हैं. वी कैन से ट्यूनिंग जब मैच हो जाता है तो हमें रेडियो पे साउंड सुनाई पड़ता है. सेकेंड इज रेजोनेंस इन अ मशीन पार्ट. जब हम लोग ड्राइव करते हैं या राइडिंग करते हैं बाइक का, तो एट अ सर्टेन स्पीड, अगर हम बहुत फास्ट भगा रहे हैं गाड़ी को, तो एट अ सर्टेन स्पीड उसके जो नट बोल्ट्स हैं दे स्टार्ट टू वाइब्रेट, और गाड़ी में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और वाइब्रेशन की वजह से उसके नट बोल्ट्स ढीले हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं. तो अगर हम उसी स्पीड में कंटिन्यूअस चलते रहे तो ऑल द स्पेयर पार्ट्स ऑफ दैट व्हीकल में कम आउट. ठीक है, दैट इज ड्यू टू रेजोनेंस. तो उसको आउटकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को चेंज कर देते हैं ताकि वो रेजोनेंस खत्म हो जाए.
रेजोनेंस इन अ ब्रिज, ब्रिज के अंदर रेजोनेंस कैसे होता है? लाइक द ट्रूप्स ऑफ द सोल्जर्स आर ऑर्डर्ड टू ब्रेक देयर स्टेप्स व्हाइल दे आर क्रॉसिंग द ब्रिजेस. क्यों? क्योंकि जब अगर सोल्जर्स जो हैं दे स्टार्ट टू, ट्रूप्स ऑफ द सोल्जर्स डू द मार्च पास्ट, as they start to do the march fasting, so due to that, as they are stepping, so due to that what will happen, that bridge will start to vibrate with a certain frequency. और अगर vibration of the frequency of the vibrating bridge का frequency, if that becomes same as the frequency of the stepping of the troops of the soldiers, so bridge will start to oscillate with maximum amplitude, hence it may collapse. तो ये एग्जाम्पल हो गया. नाउ नेक्स्ट इज द रेजोनेंस इन एयर कॉलम एंड ट्यूनिंग फॉर्क. ये वाला पार्ट ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया. सो फाइन, सो वी कंप्लीट दिस theory part of B part of sound topic. Now there is the request to everyone, please like, share and subscribe my channel, and you can press the bell icon